नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कहता है शेषवा काल की अवधि है। शेषवा काल की अवधि कब से कब तक होती है? ऑप्शन ए जन्म से 1 वर्ष तक, ऑप्शन बी जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन सी जन्म से 3 वर्ष तक और ऑप्शन डी 2 से 3 वर्ष तक। तो बताएं शेषवा काल की अवधि कब से कब तक मानी जाती है? तो शेषवा काल की जो अवधि है वो 0 से 2 वर्ष तक मानी जाती है। शेषवा काल की अवधि ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जन्म से 2 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की खालिस्तान अवस्था में है। तो 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी संवेदी गति के संवेदी गामक अवस्था। तो 0 से 2 वर्ष की बात करें, 0 से 2 वर्ष की बात करें तो हो जाएगी संवेदी गामक अवस्था। 2 से 7 वर्ष की बात करें तो हो जाएगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 की बात करें, 7 से 11 की बात करें तो हो जाएगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और 11 से 15 की बात करें, 11 से 15 वर्ष की बात करें तो हो जाएगी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये पूछ रहा है कि 2 से 7 वर्ष के बीच का बच्चा, तो उसमें होगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। विकास से की ओर बढ़ता है। तो विकास किससे किसकी ओर बढ़ता है? ऑप्शन ए सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन बी जटिल से कठिन की ओर और ऑप्शन सी विशिष्ट से सामान्य की ओर और ऑप्शन डी साधारण से आसान की ओर। तो विकास किससे किसकी ओर बढ़ता है? तो नवजात शिशुओं में जो विकास की प्रक्रिया होती है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास बढ़ता है। विकास की जो प्रक्रिया होती है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी भी रुकता नहीं है, ये लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, यानी कि वयस्क से सहयोग के द्वारा उसे सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, तो इसे कहा जाता है ऑप्शन ए समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ऑप्शन बी सहयोग देना, ऑप्शन सी सहभागी अधिगम और ऑप्शन डी सहयोगात्मक अधिगम। अगर हम बात करें कि किसी वयस्क के द्वारा सहयोग दिया जाता तो हो जाता समीपस्थ विकास का क्षेत्र, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि वर्तमान स्तर के प्रश्न को संभावित क्षमता के अनुसार, तो यहाँ पे होगा सहयोग देना। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सहयोग देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगला क्वेश्चन क्या है। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। तो नवीन जानकारी को शामिल करने और वर्तमान जो स्कीमा है, वर्तमान जो कॉन्सेप्ट है उसमें बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए अनुकूलन, ऑप्शन बी आत्मसातीकरण और ऑप्शन डी अहम केंद्रित और ऑप्शन सी समायोजन। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो नवीन जानकारी में जो स्कीमा वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया होती है वो समायोजन कहलाती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगला क्वेश्चन क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है? ऑप्शन ए बच्चों के हस्तपरक गतिविधियां और ऑप्शन बी बच्चों का एक कोने में बैठना और ऑप्शन सी प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम और ऑप्शन डी वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते। तो बताएं बाल केंद्रित शिक्षा में क्या चीज़ शामिल है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएं।
इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो बच्चों के हस्तपरक गतिविधियां शामिल होती हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोने में बैठना ऐसा कुछ नहीं होता है, परिवेश में प्रतिबंध नहीं लगाएंगे मेरे भैया। वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, खेल शामिल होते हैं तो इसमें कह रहा है नहीं होते, ये भी नहीं होगा। तो बच्चों के हस्तपरक गतिविधियां, बच्चों के हस्तपरक गतिविधियां, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में खालिस्तान बुद्धि उच्च स्तरीय थी। कौन सी बुद्धि थी? जब बच्चा मधुर संगीत बजा रहा है तो कौन सी बुद्धि होगी? ऑप्शन ए स्थानिक बुद्धि बुद्धि, ऑप्शन बी शारीरिक गतिक बुद्धि, ऑप्शन सी संगीतमय बुद्धि और ऑप्शन डी भाषाई बुद्धि। जब बच्चा संगीत बजा रहा है तो हार्वर्ड गार्डन ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। हार्वर्ड गार्डन ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। अब जब संगीत की बात करें तो संगीत कौन हो जाएगा? संगीत में हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है। जब एक शिक्षक ये समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, ये दर्शाता है कि अध्यापक है। ऑप्शन ए नीतिपरक, ऑप्शन बी लिंग जेंडर पक्षपाती और ऑप्शन सी शिक्षाप्रद और ऑप्शन डी सही दृष्टिकोण वाला। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें, जब लड़के लड़कियों से ज़्यादा जानते हैं या लड़की या जो है लड़कों से अधिक जानती हैं तो ये जेंडर रूढ़वादिता है, जेंडर पक्षपात है। यदि कहता कि जो कार्य खाना बनाना लड़का भी जानता है और लड़कियां भी जानती हैं तो हो जाता जेंडर समानता, और यहाँ पर कह रहा है जेंडर पक्षपात की बात। ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर हो जाएगा लिंग जेंडर पक्षपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें खालिस्तान के अनुरूप बदलना है। ऑप्शन ए बच्चे और व्यवस्था के अनुसार, ऑप्शन बी व्यवस्था और बच्चे के अनुसार, ऑप्शन सी परिवेश ऑब्लिक परिवार के अनुसार और ऑप्शन डी बच्चे या परिवेश के अनुसार। तो बताएं समावेशी शिक्षा क्या मानती है। तो समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है, यानी कि व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है, न कि बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदलेंगे। व्यवस्था आपको बदलनी है किसके अनुसार? बच्चे के अनुरूप बदलनी है। जिस प्रकार से बच्चा चाहता है कि कैसे कैसे उसे सिखाया जा सकता है, उसी के अनुसार उस व्यवस्था को ढाला जाए, उसी व्यवस्था में उसको ढाला जाए। तो ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका होती है। क्या भूमिका होती है? ऑप्शन ए तालमेल बैठाने वाली और ऑप्शन बी संप्रेषक और व्याख्याता की और ऑप्शन सी सुगमकर्ता की, ऑप्शन डी निर्देशनकर्ता की। तो बताएं ऑप्शन इसमें कौन सा होगा? करेक्ट आंसर दीजिए इसका। करेक्ट आंसर की बात करें तो शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो शिक्षक की जो भूमिका होती है, शिक्षक एक सुगम करता है, सुगम करता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्याता नहीं हो सकता, तालमेल बिठाना वाला भी ना हो, निर्देशक भी ना हो, सुगम करता हो, सुविधा दाता हो। तो शिक्षक क्या होता है? सुविधा दाता होता है, सुगम करता होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चे की नहीं है? तो इनमें से कौन सी विशेषता है जो प्रतिभाशाली बच्चे की नहीं है? ऑप्शन ए उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं और ऑप्शन बी उच्च आत्म क्षमता और ऑप्शन सी निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं और ऑप्शन डी अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए। कौन सी विशेषता है जो प्रतिभाशाली बच्चे की नहीं है? प्रतिभाशाली बच्चे की नहीं है। तो निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रिया, अंतर्दृष्टि वाला होगा बच्चा, समस्याओं का समाधान करने वाला होगा, उच्च आत्म क्षमता वाला भी होगा और उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रिया भी होंगी। लेकिन निम्न, जब बच्चा प्रतिभाशाली की बात कर रहे हैं तो निम्न का क्या मतलब? तो निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रिया नहीं होंगी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा? ऑप्शन ए अंतर्निहित संभावित दंड,
और ऑप्शन बी व्यक्तिगत आवश्यकता तथा इच्छाएं, ऑप्शन सी व्यक्तिगत मूल्य, ऑप्शन डी पारिवारिक अपेक्षाएं। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। कोहल वर्ग में पूर्व परंपरागत स्तर की बात करें तो पहले स्तर की बात कर रहा है, पहले स्तर की बात कर रहा है, तो उसमें होता है आज्ञा पालन दंड की अवस्था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतर्निहित संभावित दंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए, क्या चाहिए। ऑप्शन ए विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, ऑप्शन सी कलन विधि एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना, और ऑप्शन डी बात करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो हो जाएगा विविध प्रकार की निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, नहीं, निगमनात्मक और आगमनात्मक पद्धति दोनों के आधार पर समस्याओं को समाधान करना। कलन विधि का अधिकतर प्रयोग करना, ऐसा कुछ नहीं है। बात करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, ये भी कुछ नहीं है। विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, यानी विभिन्न प्रकार से बच्चों को शिक्षिका सिखाए उसके लिए, तो ये व्यक्तिगत भिन्नता के संदर्भ में हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो निम्न में से कौन सा एक जो बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, ऑप्शन बी विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, ऑप्शन सी सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, और ऑप्शन डी सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि कह रहा है इसमें से सिद्धांत नहीं है। जब नहीं की बात करेगा तो एक समान गति की बात आ रही है यहाँ पर, एक समान गति से बढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अनुभव की अंतःक्रिया भी होती है, विकास सभी क्षेत्र में महत्वपूर्ण भी है, और सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, लेकिन एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि विविध प्रकार की गतियों से आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। तो आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा है। तो बताएं इस क्वेश्चन का, देखते हैं। ऑप्शन ए आकलन शस्त्र की समाप्ति पर करना चाहिए, ऑप्शन बी आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, और ऑप्शन सी आकलन एक शैक्षणिक शस्त्र में 2 बार करना चाहिए, ऑप्शन डी आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। किसी बाह्य एजेंसी द्वारा नहीं कराना चाहिए, आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू और अंत में, ऐसा कुछ नहीं है। आकलन आकलन तो बच्चे को जब पाठ पढ़ाया जाता है तो पाठ के बीच बीच में और पाठ के अंत में, पाठ जब बच्चों को शिक्षक सिखाता है तो कहीं भी कर सकता है, प्रतिदिन कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो 2 बार करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि देखें आकलन शस्त्र की समाप्ति पर करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। अंतर्निहित उसमें उसमें होने वाली प्रक्रिया है, कभी भी हो सकता है आकलन। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है। ऑप्शन ए अपसारी चिंतन, ऑप्शन बी अभिसारी चिंतन, ऑप्शन सी सामवेगिक चिंतन, और ऑप्शन डी अहमवादी चिंतन। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। निम्न में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है। तो सृजनात्मकता की बात करें, अपसारी चिंतक की बात करें, तो एक बिंदु से, एक ही बिंदु से अनेक के बारे में सोचना, अनेक के बारे में सोचना अपसारी चिंतन कहलाता है, और कई बारों के बारे में, एक ही बिंदु के बारे में सोचना तो अभिसारी चिंतन कहलाता है। ये कह रहा है सृजनात्मकता की बात कर रहा है, अपसारी बालक की बात कर रहा है, प्रतिभाशाली बच्चे की बात कर रहा है, तो अपसारी चिंतक हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है बच्चों के बारे में निम्न कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। ऑप्शन ए बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, ऑप्शन बी बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं, ऑप्शन सी
बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। ऑप्शन डी, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होगा, दंड देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चे चिंतन को तब समझ सकते हैं जब बच्चे प्रयोग, पशुओं की कोई बात नहीं आएगी। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार की कोई बात नहीं, दंड की कोई बात नहीं। बच्चे बायोगोस्की के अनुसार तब सीखते हैं या समवयस्क या वयस्कों के साथ सामाजिक अंतरक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे होते हैं, कैसे होते हैं बच्चे। ऑप्शन ए, जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। बी, चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं उन्हें चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। ऑप्शन सी, रीति बर्तन के समान होते हैं, रीति बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। ऑप्शन डी, निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। बच्चे क्या होते हैं, तो बच्चे जन्म से ही जिज्ञासु प्राणी होते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। ऑप्शन बी, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है। ऑप्शन सी, बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य और उन्हें करने पर दंड न देता है। दंड देने की कोई बात नहीं, ऐसा ये नहीं होगा। ऑप्शन सी तो होगा ही नहीं। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है। बच्चे जब त्रुटियां करते हैं तो ये स्वाभाविक बात है, ये सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है। ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह, ऑप्शन ए, कड़े नियम बनाए और जो बच्चे उनका पालन ना करें उन्हें दंड दे। ऑप्शन बी, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक अधिक कठोर परिश्रम करना है। ऑप्शन सी, उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हों तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। ऑप्शन डी, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर की बात करें, जरा इधर ध्यान दें। कड़े नियम बनाएं, ऐसा कुछ नहीं है। वंचित भूमि से कठोर परिश्रम करने के लिए वंचित भूमि से, ऐसा कुछ नहीं। तिरस्कार नहीं करना हमें। उन शिक्षार्थियों का पता लगा अंग्रेजी बोलना, ऐसा कुछ नहीं। हिंदी भी बोल सकता है बच्चा। तो ऑप्शन डी बचा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। जरा देखें, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें कि बच्चा किस समाज से है, किस संस्कृति से है, और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित दें, सभी मतों को क्या करें, प्रोत्साहित दें। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। ये उनके खालिस्तान में विभिन्नता के कारण है। ऑप्शन ए, मूल्यों। ऑप्शन बी, अभिक्षमता। और ऑप्शन सी, अधिगम शैली। ऑप्शन डी, परावर्तकता स्तर। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो मूल्य तो होगा नहीं, नहीं अभिक्षमता, नहीं परावर्तक स्तर। बच्चा कौन, अधिगम शैली। जब एक बच्चा शांत कमरे में पढ़ना चाहता है, दूसरा बच्चा शोर में भी पढ़ लेता है, तो ये दोनों की क्या है, अधिगम शैली अलग अलग है, उनकी व्यक्तिगत भिन्नता अलग अलग है, तो ये उनकी अधिगम शैली हो जाएगी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। तो प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए, हमारे आसपास का वातावरण। ऑप्शन बी, जैविकीय विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। ऑप्शन सी, एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति। ऑप्शन डी, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो प्रकृति की बात करें तो प्रकृति में होता है जैविकीय विशेषता तथा वंशानुक्रम सूचनाएं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे आसपास का वातावरण तो इसी में समाहित है, जैविकीय विशेषताओं में हो जाएगा।
एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति तो वंशानुक्रम की सूचना हो जाएंगी। भौतिक और सामाजिक की संसार की जटिल शक्तियाँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो जनसंचार माध्यम जो है वो समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है। ऑप्शन ए, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। ऑप्शन बी, समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जन संचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। ऑप्शन डी, बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। जरा इधर दें कि बच्चे संचार के माध्यमों से प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं, कर सकते हैं भैया। जन संचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जन संचार माध्यम अभिवृत्ति मूल्यों विश्वासों को प्रभावित करता है। जरा इधर देखें, समाजीकरण केवल माता पिता के द्वारा, तो ऐसा कुछ नहीं। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है, ऐसा कुछ नहीं। बिक्री नहीं करनी है भैया, यहाँ पे बिक्री नहीं करनी है, कोई व्यापार थोड़ा करना है शिक्षा का। जरा इधर ध्यान दें कि जन संचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जन संचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। तो बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। ऑप्शन ए, तो अब पूछ रहा नहीं है, सही नहीं है। ऑप्शन ए, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। ऑप्शन बी, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। ऑप्शन सी, बच्चे अनेक प्रकारों से सीखते हैं। और ऑप्शन डी, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। जरा इधर ध्यान दें, बच्चे तब सीखते हैं जब संज्ञानात्मक रूप से तैयार हों, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट। अब कह रहा है नहीं है, तो बच्चे केवल कक्षा में ही सीखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। परिवार में भी सीख सकते हैं, मीडिया से सीखते हैं, अखबार से सीखते हैं। बच दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, कुछ ना कुछ अपने जीवन में सीखता है, तो कक्षा में नहीं, कहीं भी सीख सकता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्न में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। तो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को मोटिवेट करने के लिए कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। ऑप्शन ए, प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लगाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी, प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। ऑप्शन सी, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए उद्यम में सहायता करना। ऑप्शन डी, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जरा इधर ध्यान दें कि पूरी कक्षा के लिए एक मानक लक्ष्य निर्धारित करना, मानक लक्ष्य कुछ नहीं, कठोर मानदंड ऐसा कुछ नहीं, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। प्रत्येक विद्यार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना, अंक लाने की कोई बात नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। दंड की बात आ रही है बी ऑप्शन में, तो ये भी नहीं होगा, दंड पुरस्कार की कोई बात नहीं आती है। ऑप्शन सी बचा, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार, अरे बच्चे किस में रुचि रख रहे हैं, तो बच्चे की जिस विषय में रुचि हो, जिस टॉपिक पर रुचि हो, उसी के अनुसार अपने लक्ष्य को निर्धारित करने देना चाहिए कि बच्चा किस में रुचि अधिक रखता है, तो उसको उसी के अनुसार उसमें ढालना चाहिए। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है। ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी कंप्यूटर, ऑप्शन सी आनुवंशिकता, ऑप्शन डी राजनीतिक दल। तो समाजीकरण का एक प्रमुख कारक जो है वो हो जाएगा परिवार। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। बच्चा सर्वप्रथम कहाँ से सीखता है, तो वो परिवार से सीखता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि, क्यों है। ऑप्शन ए, इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। ऑप्शन बी, छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। ऑप्शन सी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। और ऑप्शन डी, बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं।
तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है भैया। छोटे समूह में बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। समूह में बच्चों को क्यों सिखाया जाता है? ताकि एक दूसरे की सहायता से अधिक सीख सकें। तो बच्चे एक दूसरे से अधिक सीखते हैं, क्योंकि बात बात विचार विमर्श करना, आपस में बातचीत करना, तो बातचीत करेंगे तो बच्चा आपस में अधिक सीखेंगे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो ये संकेत देता है कि बच्चा का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई करता है, यानी कि भाषा को पढ़ नहीं पा रहा बच्चा, भाषा को जब पढ़ नहीं पा रहा, ऑप्शन ए पठन अक्षमता डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी लेखन क्षमता डिस्ग्राफिया, और ऑप्शन सी गणित क्षमता डिसकैलकुलिया, ऑप्शन डी गति समन्वय क्षमता डिस्प्रेक्सिया। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। जब भैया पढ़ने की बात करें, जब पढ़ने की बात करें, साको बच्चा बाज बोलता है, साको बच्चा बाज बोलता है और राम को बच्चा मरा बोलता है, तो बच्चे के अंदर क्या है? डिसलेक्सिया है। ये डिसलेक्सिया अधिक क्षमता है। तो पढ़ने की बात करें तो पठन अक्षमता डिसलेक्सिया हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चे को पढ़ने में समझने में कठिनाई हो रही है, इसलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। पठन क्षमता डिसलेक्सिया। डिसग्राफिया की बात करें, डिसग्राफिया की बात करें तो ये हो जाती है हमारी लेखन क्षमता, कि बच्चे पे जब बच्चा धीमी गति से लिख पाता है और लेखन को साफ तरीके से नहीं लिख पाता। और गणितीय क्षमता, गणित में कोई विकार हो तो इसे कहते हैं डिसकैलकुलिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, जो पेडागोजी यानी कि बाल विकास से संबंधित, बाल विकास पेडागोजी से संबंधित जो 30 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।